मैं राधेश्याम सर आपके अपने YouTube चैनल EMS कैंपस में आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग पीछे क्या देखे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और पूरे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को हमने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपका समाप्त किया। लेकिन जिस दिन मैं टॉपिक लिखा था, आप शुरू पहला लेक्चर जाके देखिएगा। जो लोग जैसे जिसको पीछे की वीडियो जो लोग न देखे हों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप लोग जा करके उसको देख लीजिएगा। या यूट्यूब पर EMS कैंपस चैनल को आप जो है सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ पे भी आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज उसी में एक छोटा सा टॉपिक आपका रह गया था, जिस पे एग्जामों में छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त करूंगा। उसके बाद मैं आपका कल 2 लेक्चर एक साथ में प्रोवाइड कराऊंगा न्यूमेरिकल्स का, यानी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में जो जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट में। बाकी तो आप लोग कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है जिसका नाम आप लोग हम पहले लिखे थे, उसको देख लीजिएगा, जिसका नाम है रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड। तो टॉपिक का नाम क्या है बाबू? रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड। तो रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड के बारे में हम लोग को एनालिसिस करना है। अब बात आता है कि रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड है क्या। तो इसकी अपना एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन होता है। इसके बारे में मैं बोलता हूँ, आप लोग नोट करिए, ठीक है? क्या है, ध्यान दीजिए। कहते क्या है, रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड ये एक विज्ञान की शाखा है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिफाइन करते समय मैंने आपको बताया था ये विज्ञान की शाखा है। मैकेनिक्स को डिफाइन करते समय बताया जाता है ये विज्ञान की शाखा है। फिजिक्स को डिफाइन करते समय आपको बताया जाता है ये विज्ञान की शाखा है। उसी प्रकार कोई पूछे रियोलॉजी क्या होता है या रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? यह विज्ञान की शाखा है। अब हर एक विज्ञान की शाखा का अपना एक उद्देश्य होता है, अपना एक मोटो होता है, किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ का एनालिसिस करना। उसी प्रकार रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड का क्या अपना पर्टिकुलर उद्देश्य है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड का एनालिसिस किया जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के फ्लूइड का एनालिसिस जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड। समझ में आया? नोट कर लीजिए, फिर एक बार बोल देते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फ्लूइड का एनालिसिस किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड। चलिए अब पूछा जाए टाइप्स ऑफ फ्लूइड, या क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, तो कौन कौन से फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं रियोलॉजी में, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। तो हमारा मेन उद्देश्य कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करना है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सा फ्लूइड है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है आइडियल फ्लूइड पे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रियल फ्लूइड। जब आइडियल फ्लूइड की बात आएगी तो वहां पे हम लोग रियल फ्लूइड को भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन मेन आपका इस पे क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन इसके बाद रियल फ्लूइड में, या आपको अलग से कह लें कि 2 फ्लूइड और हैं जिनका एनालिसिस आपको अच्छे से करना है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आगे मैं अभी मेंशन करता जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अगला जो फ्लूइड होता है इसको कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियंस फ्लूइड। और लास्ट जो होता है बेटा, वो उसको कहते हैं नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड। तो ये 4 तरह के फ्लूइड का एनालिसिस हम इस टॉपिक के अंतर्गत करते हैं, जिसका नाम है रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड। अभी एक एक के बारे में हम डिफिनीशन बोलते जाएंगे और आप लोग नोट करते जाइएगा, ध्यान से समझते चलिए। तो हम लोग सबसे पहले एनालिसिस करते हैं रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड क्या है। इसका हम चार्ट बना करके डिफिनीशन 60 में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए 60 में इसकी डिफिनीशन होती क्या है, ध्यान से समझिए।
उसके बाद हम लोग न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन के एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आप एक तरफ लिख लीजिएगा आइडियल फ्लूइड, और एक तरफ लिख लीजिएगा रियल फ्लूइड। अब देखिए आइडियल फ्लूइड में कैसे डिफाइन करेंगे उसको हम शॉर्ट में पहले बताते हैं, ध्यान दीजिए। जब किसी फ्लूइड में हम सरफेस टेंशन की बात करें, ठीक है, तो सरफेस टेंशन की जब बात करते हैं कि आइडियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन कितना होता है, तो हम कहेंगे इसका मान होता है 0। अर्थात वह फ्लूइड जिसमें सरफेस टेंशन का मान 0 होता है उसे हम लोग कह सकते हैं कौन सा फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। लेकिन अगला टॉपिक की बात करें, पूछा जाए विस्कोसिटी कितना होता है, तो विस्कोसिटी की जब बात करते हैं तो ये भी होता है 0, अर्थात उसको इनविस्किड फ्लूइड बोलते हैं। अर्थात जिसमें विस्कोसिटी का मान 0 होता है उसे हम लोग कहते हैं आइडियल फ्लूइड। तीसरा कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी भी इसमें क्या होता है, 0। कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होता है, 0। अब इसी विस्कोसिटी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं नो रेजिस्टेंस अकर इन फ्लूइड फ्लो, या ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो। यानी फ्लूइड फ्लो में या फ्लूइड फ्लो के दौरान हमको कोई भी यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस हमको प्राप्त नहीं होता है। जैसे कोई भी लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसमें जैसे हम आपको बताए थे विस्कोसिटी होगा, विस्कोसिटी होगा तो उसकी एक लेयर दूसरी लेयर के फ्लो को क्या करेगा, रोकने का प्रयास करता है, अर्थात विरोध करता है, उसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये दोनों कोई अलग नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया है इन चीज़ों को। तो ये 4 टॉपिक आप याद रखिएगा, किसमें, आइडियल फ्लूइड में। अब एक साथ आप परिभाषा देख सकते हैं आइडियल फ्लूइड की, चाहे तो आप एज ए डिफिनीशन के रूप में लिख सकते हैं, वह फ्लूइड जिसमें सरफेस टेंशन का मान, विस्कोसिटी का मान, कंप्रेसिबिलिटी का मान, इन तीनों का मान 0 होता है। अर्थात जब वो लिक्विड फ्लो करता है तो फ्लो के दौरान उसमें किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस प्राप्त नहीं होता है। इन सभी फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, आइडियल फ्लूइड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, अर्थात जब बात करते हैं रियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन की, तो इसमें सरफेस टेंशन का मान होगा, जाहिर सी बात है 0 नहीं होगा। फिर विस्कोसिटी की बात करते हैं तो विस्कोसिटी भी होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस अकर लिख सकते हैं, अकर इन फ्लूइड फ्लो। यानी जब कोई फ्लूइड फ्लो होगा तो उस दौरान उसमें कोई कुछ न कुछ रेजिस्टेंस अकर होगा। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं और रियल फ्लूइड का किसे कहते हैं। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे बनता है, पूछता है कि आइडियल फ्लूइड में कंप्रेसिबिलिटी कितना होता है, या कह देगा जिस फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी 0 होती है, जिस फ्लूइड में विस्कोसिटी 0 होती है, या जो फ्लो के दौरान उनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, उस फ्लूइड का नाम क्या है। तो उसे कहते हैं हम लोग आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड का मतलब आप गैस से मत लीजिएगा, आइडियल गैस की डिफिनीशन थोड़ी अलग होती है, और इस आइडियल फ्लूइड मतलब आइडियल लिक्विड से रिलेटेड हम लोग नाम दिए हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आई होप ये दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। कंपटीशन में इतना ही आपको ध्यान देना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं डिटेल एनालिसिस हम लोग करते हैं न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, कि क्या होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और क्या होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो हम आपको बता दें, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन ये एक तरह के रियल फ्लूइड के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनको अलग से टॉपिक में एनालिसिस करते हैं। तो हम भी आपको देखिए क्या बताते हैं। तो अगला नोट कर लीजिएगा आप लोग, न्यूटोनियन फ्लूइड या न्यूटोनियंस फ्लूइड। अब न्यूटोनियंस फ्लूइड को डिफाइन करने के लिए अब पीछे का एक टॉपिक आपको जो है ध्यान रखना आपके दिमाग में बहुत ज़रूरी है। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाए थे, इसके जो है जस्ट अभी पिछला लेक्चर बताए थे, विस्कोसिटी।
और उसी में एक टॉपिक आपको बताए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो यदि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को अच्छी तरह समझे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही इसको डिफाइन किया जाता है, किसको, न्यूटोनियंस फ्लूइड की। तो अब बात करते हैं न्यूटोनियंस फ्लूइड क्या है। तो आप लोग जो लोग न देखें वो लेक्चर देख लीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ बताता हूँ। कहते हैं वे फ्लूइड जो टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई, इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यानी जो फ्लूइड इस लॉ को फॉलो करते हैं, अर्थात जो भी फ्लूइड इस लॉ को फॉलो करते हैं उन सभी फ्लूइड को हम लोग कहते हैं न्यूटोनियंस फ्लूइड। अब ये क्या है, या एक लाइन में परिभाषा दे सकते हैं, वे सभी फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उन सभी फ्लूइड को क्या कहते हैं, न्यूटोनियंस फ्लूइड। अब इसको फॉलो करने का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम ग्राफिकल एनालिसिस आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसे यहाँ पे म्यू की बात करें तो म्यू बराबर हो जाएगा शियर स्ट्रेस टाउ अपान वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपान डी वाई। यहाँ से ये एक आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला। अब इसको फॉलो कराने का मतलब क्या है, ये ग्राफ द्वारा मैं आपको बताता हूं। जैसे यदि हम इन दोनों के बीच ग्राफ ड्रा करें, किसके किसके बीच, शियर स्ट्रेस और डी यू अपान डी वाई के बीच। अर्थात आप क्या करिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग वैल्यू लेते हैं डी यू अपान डी वाई का, या बताए थे ये किसके बराबर होगा बेटा, डी थीटा अपान डी टी के। और वाई एक्स पे आप ले लीजिएगा शियर स्ट्रेस टाउ को। तो इन दोनों के मान को हम लोग ले लिए। अब इन दोनों के मान को लेकर के जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो होता क्या है, ये स्टार्ट होता है ओरिजिन से। क्यों ओरिजिन से स्टार्ट होता है इसके बारे में अभी हम बताएंगे। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, इसका जो इक्वेशन है ये y बराबर एम एक्स की तरह, अर्थात म्यू जो होता है वो आपका किसका काम कर रहा है, m का, टाउ जो है वो किसका काम कर रहा है, y का, और डी यू अपान डी वाई काम कर रहा है x का। तो एक जवाब और यहाँ आपको मिल गया। कुछ लोग कहते हैं सर इसको क्यों उस अक्ष पे नहीं ले सकते हैं, इसको इस अक्ष पे नहीं ले सकते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस इक्वेशन को ये जिस तरह फॉलो कर रहा है उसके अनुसार हमारा टाउ जो होगा वो y एक्सिस पे होगा और डी यू अपान डी वाई जो होगा वो x एक्सिस पे होगा। अब आपको ये छोटा सा ये समझ में आ गया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अब जब ये आप पढ़े होंगे ये मूल बिंदु से जाता है तो जाहिर सी बात है ये भी कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो जब कहीं भी ओरिजिन से जाए और स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो, अर्थात जिस किसी भी फ्लूइड के लिए आप टाउ और डी यू अपान डी वाई के बीच ग्राफ खींचिए और ग्राफ हमारा ओरिजिन से जाता है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है, तो आपका कोई जरूर नहीं कि 45 डिग्री पे ही जाए, लेकिन स्ट्रेट लाइन जाए, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा यहाँ से ये आपका जो ग्राफ होता है क्या कहलाता है, ये न्यूटोनियंस फ्लूइड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कहीं इस तरह कभी कभी इस तरह ग्राफ दे देता है और कह देता है बताइए ये किस फ्लूइड को शो करता है। तो याद रखिएगा मूल बिंदु से जाए और स्ट्रेट लाइन जाए तो ये हमेशा कौन सा फ्लूइड होता है, वो न्यूटोनियंस फ्लूइड होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे कौन कौन से फ्लूइड को न्यूटोनियंस के अंतर्गत रखा गया है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ प्रूफ करके आप देख नहीं सकते हो, ये अन्य डिफाइन कर सकता है ये कैसे इसमें आएगा, इसका एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या क्या हो गया, जैसे वाटर ले ले, कोई पूछ दे कि वाटर क्या है तो याद रखिएगा वो न्यूटोनियंस फ्लूइड होता है। हम एयर की बात कर दें, एयर भी न्यूटोनियंस फ्लूइड में आता है। पेट्रोल की बात कर दें तो पेट्रोल भी न्यूटोनियंस फ्लूइड में आता है। डीजल की बात कर दें तो डीजल भी आपका न्यूटोनियन में आता है। ईटीसी, कैरोसिन है, बेंजीन है, और तमाम तरह के एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन आपको ये 3-4 आप एज एग्जाम्पल याद रखिएगा किसके अंतर्गत, न्यूटोनियंस। आपको तब देख के अब इतना समझ में आ गया होगा कि न्यूटोनियंस एक तरह का रियल फ्लूइड ही है, ये कोई अलग नहीं है। तो फिर एक बार बताते हैं, न्यूटोनियंस नोट कर लेंगे आप लोग। क्या बताएंगे, वह फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अर्थात टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई को फॉलो करते हैं, अर्थात इस रूल को सेटिस्फाई करते हैं, उन सभी फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, न्यूटोनियंस फ्लूइड, ठीक है। अब इनका ग्राफिकल क्या होगा एक्सप्लेनेशन, कि जब कभी टाउ और डी यू अपान डी वाई के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो जो ग्राफ हो वो ओरिजिन से होकर के जाए और हमेशा स्ट्रेट लाइन जाए, तो ये तो भी ये इस जो ग्राफ प्राप्त होता है वो भी किसका होता है, न्यूटोनियंस फ्लूइड का। एग्जाम्पल की बात कर दें तो एग्जाम्पल में आप ये 4 एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, वाटर, एयर, पेट्रोल, डीजल या कैरोसिन, बेंजीन जो भी है आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको न्यूटोनियन फ्लूइड समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। ध्यान दीजिए, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जो है कमेंट करके आप वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, या मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, चाहे ऊपर या चाहे नीचे। आप व्हाट्सअप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आया है, ये चीज़ बता दीजिएगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो अगले लेक्चर में ही या तो जस्ट वहीं पर आपको बता दूंगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बात मैं बता देता हूँ कि यदि आप कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल एकदम कंपटीशन बेस्ड ही है, कि कंपटीशन के क्वेश्चन कैसे कम समय में आप सॉल्व कर ले जाएं, उसके लिए जो मैटर जरूरी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी नॉलेज के लिए तो बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। अब बात करते हैं बेटा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। अब देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है। अभी बताए हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसकी परिभाषा देते समय एज ए डिप्लोमा बेस्ड आप ये दे सकते हैं कि वे सभी फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, अर्थात जो टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या, नॉन न्यूटोनियन। ये एक परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करेंगे, वे सभी फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अर्थात टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई को फॉलो नहीं करते हैं, उन सभी को हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो अब इसको फॉलो नहीं करते हैं तो ये किस नियम को फॉलो करते हैं, ये भी तो बात आती है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछता है। तो इसका जो एक्सप्रेशन निकल के आता है बाबू, तो आप इसकी एक और परिभाषा दे सकते हैं, वे सभी फ्लूइड जो टाउ बराबर, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं म्यू बीटा बी जो भी कुछ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस ए डी यू अपॉन डी वाई पे पावर एन। यानी इस रूल का पालन जो फ्लूइड कहते हैं जनरली उसे हम लोग नाम देते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब ऐसा नहीं है कि इसको न्यूटोनियन में भी बदल सकते हैं, यानी ये ऐसा एक्सप्रेशन है ये न्यूटोनियन को भी फॉलो कर सकता है, लेकिन आप पर्टिकुलर इसके लिए नॉन न्यूटोनियन ही रखिएगा। जैसे इसी में बीटा को 0 कर दें, एन की वैल्यू 1 कर दें और ए की जगह पे म्यू लिख दें, तो यही किस में बदल जाएगा, न्यूटोनियन में बदल जाएगा। लेकिन आप ऐसा इस तरह एक्सप्रेशन मत करिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इस नियम का पालन जो फ्लूइड करेगा उसे हम लोग जनरली नाम देंगे नॉन न्यूटोनियन। अब इसमें भी बहुत तरह के कॉन्सेप्ट हैं, बीटा की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी होगी, ए का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा, इन सब के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आई होप नॉन न्यूटोनियन की परिभाषा समझ में आ गई होंगी। अब पूछा जाए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कितने प्रकार का है, जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे जनरली जब फ्लूइड की बात आती है या लिक्विड की बात आती है तो हम लोग एयर, वाटर या आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, जनरली ऑयल की बात कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया, पूछ दिया जाए बताइए मिल्क किस में आता है, जो मिल्क है वो किस तरह का फ्लूइड होता है। अभी पूछ दे जैसे वाटर जो हो गया वो आपका क्या हो गया, न्यूटोनियन फ्लूइड। मिल्क क्या हो गया, टूथपेस्ट हो गया। टूथपेस्ट पूछ दिया जाए कौन सा फ्लूइड हो गया, या आपका राइस स्टार्च हो गया, ये कौन सा फ्लूइड हो गया। ये आपके जो हेयर जेल होते हैं ये कौन से फ्लूइड होते हैं, जो ब्लड होता है ये कौन सा फ्लूइड होता है। तो इन सभी तमाम क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको अगले टॉपिक में आपको मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आएगा। तो अब हम लोग एनालिसिस करते हैं, डिटेल एनालिसिस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का। चलिए, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड समझ में आ गया कि वे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो न करके बल्कि इसको फॉलो करते हैं उसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अब कैसे इसको फॉलो करते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इनका ग्राफिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, बारी बारी से हम लोग एनालिसिस से करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जब नॉन न्यूटोनियंस की बात करते हैं तो ये मुख्यतः हमारा इसको 2 पार्टों में हमारा डिवाइड कर दिया गया है, 2 पार्टों में। एक को रखा गया है टाइम इंडिपेंडेंट के अंतर्गत, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को, और एक जो रखा गया है वो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड रखा गया है। तो
तो कोई पूछ दे कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कितने को क्लासीफाई कितने रूपों में किया गया है, तो याद रखिएगा 2 रूपों में किया गया है। एक को कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड और एक को कहते हैं एक टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड और एक को कहते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। अब कौन कौन से फ्लूइड जो होते हैं आपके टाइम इंडिपेंडेंट पे आते हैं, बारी बारी से यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर एक एक एनालिसिस हम लोग करेंगे डिटेल में। जैसे सबसे पहला आता है डायलेटेंट फ्लूइड। जो डायलेटेंट फ्लूइड होता है वो एक तरह का टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड होता है। अब क्या डायलेटेंट फ्लूइड होता है इसके बारे में अभी हम ग्राफ के द्वारा, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा डिटेल आपको अभी बारी बारी से बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे आते हैं। तो डायलेटेंट फ्लूइड हो गया। इसका एक नाम और है, अभी हम मेंशन कर दे रहे हैं, अभी नोट कर दे रहे हैं, समझिए यहाँ पर। दूसरा जो होता है आपका स्यूडोप्लास्टिक। डायलेटेंट फ्लूइड हो गया, स्यूडोप्लास्टिक हो गया, और तीसरा होता है बिंगम प्लास्टिक। बिंगम प्लास्टिक, कुछ लोग इसको आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी नाम देते हैं, ठीक है। तो ये 3 को हम लोग रखे हैं किसके अंतर्गत, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड के अंतर्गत रखते हैं, और बाकी 2 जो है आपका यहाँ पर आता है टाइम डिपेंडेंट। कौन सा है, एक है इसका थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, और एक होता है रियोपैक्टिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये आपके जो है टाइम डिपेंडेंट में कौन कौन आ गया, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड आ गया, रियोपैक्टिक फ्लूइड आ गया। थोड़ा सा यदि वहाँ पे दिक्कत रहा होगा तो आप नोट कर लीजिएगा, फ्लूइड यहाँ पे है, ये फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड है, ठीक है। तो मेन नाम ये है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड और ये है आपका रियोपैक्टिक फ्लूइड। तो ये टोटल 5 तरह के जो फ्लूइड हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंतर्गत। अब बारी बारी से एक एक की डिफिनीशन हम बताते चलते हैं, ठीक है। अभी हम लास्ट में बताएंगे टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट, या चलिए बता देते हैं, यहीं पे एक्सप्रेशन करते हैं, परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड और टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड का मतलब क्या है, जैसे किसी फ्लूइड को का टाइम के अनुसार उसकी विस्कोसिटी चेंज होती रहे। सपोज करिए, ध्यान दीजिए, जैसे आपका जैसे मिल्क ले ले, मिल्क को आप रखे हैं तो कुछ समय बाद जो है यदि उसका टेम्परेचर आप चेंज न करें, टेम्परेचर कांस्टेंट रहें, तो थोड़े समय बाद देखेंगे तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी, विस्कोसिटी आपकी वही रहेगी। लेकिन हम मिट्टी का घोल ले लें, जैसे आप लोग मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, बेंटोनाइट सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी का घोल ले लें, तो शुरू में जब मिट्टी को पानी में डालेंगे तो उसका जो घोल बनेगा वो उसकी विस्कोसिटी थोड़ा ज़्यादा होगी। धीरे धीरे जैसे उसमें घुलता जाएगा उसकी विस्कोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वो कम होती जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपका पेन हो गया, ये पेन है, पेन का जो इंक होता है आप देखे होंगे शुरू में चलता रहता है, इन काफ़ी लंबे समय तक इसको रख दिया जाए तो कुछ समय बाद जो होता है ये जम जाता है या उतना फ्लो में चलता नहीं है, अर्थात इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है या चेंज हो जाती है। तो टाइम के अनुसार जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी चेंज हो जाए टाइम के अनुसार, समय के अनुसार, उसको हम लोग कहते हैं टाइम डिपेंडेंट, अर्थात तो समय पर निर्भर कर रहा है। और जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी टाइम पे डिपेंड न करे, समय के अनुसार वो बहुत ज़्यादा चेंज न होता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। तो आई होप टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट आपको समझ में आ गया होगा फिलहाल। लेकिन आपको इसकी जरूरत उतना नहीं है, ये नहीं पूछता है कि हाँ, ये पूछ देगा टाइम इंडिपेंडेंट में कौन कौन आता है, या क्वेश्चन दे देगा कि इसमें कौन सा फ्लूइड टाइम इंडिपेंडेंट है और कौन सा फ्लूइड टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हमने बता दिया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम बारी बारी से एक एक एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका मैथमेटिकल, ग्राफिकल और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या क्या किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो बारी बारी से एक एक के बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं डायलेटेंट पे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं सबसे पहले डायलेटेंट का। डायलेटेंट फ्लूइड। अब डायलेटेंट फ्लूइड क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे अभी बताए हैं कि ये एक तरह का नॉन न्यूटोनियन है, तो नॉन न्यूटोनियन है तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, टाउ बराबर बी प्लस ए du/dy पे पावर n। पहले इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन देखिए।
ये क्वेश्चन पूछता है इसमें किस तरह का ऑब्जेक्टिव वाइज, इसको मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। तो कोई पूछे डायलेटेंट क्या है तो याद रखिएगा इस एक्सप्रेशन में यदि इफ b इज इक्वल टू 0, अब देखिए ये क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी की तरह है। अब y बराबर एम एक्स प्लस सी, सी 0 होता है तो भी ओरिजिन से जाता है, तो b यहाँ पे क्या हो गया 0, और n की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है कितना, ग्रेटर देन 1। तो जब b की वैल्यू 0 हो और n का मान ग्रेटर देन 1 हो जाए, याद रखिएगा, और आपका a की वैल्यू जो हो जाती है यहाँ पे, अभी हम आगे a की वैल्यू बता रहे हैं, फिलहाल इतना ये दोनों पूछता है कि b और n की वैल्यू कितनी हो जाए तो उसे डायलेटेंट कहते हैं, या डायलेटेंट के लिए इसका मान कितना होना चाहिए। तो ये दोनों पुट करें यहाँ पर, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आता है, फॉर पर्टिकुलर फॉर डायलेटेंट क्या आएगा, टाउ बराबर a du अपान dy पे पावर n। ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आया डायलेटेंट के लिए। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हम चेंजिंग करके आपको बताते हैं कि इसको y बराबर एम एक्स के टर्म में कैसे चेंज करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। तो टाउ बराबर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा a du अपान dy पे पावर, यहाँ पे लिख देते हैं n-1 और फिर यहाँ लिख देते हैं du अपान dy। आई होप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पावर 1 ये मिलेगा तो फिर उतना ही आएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग क्या नाम देते हैं, इतने को कहते हैं हम लोग अपीयरेंट विस्कोसिटी। क्या नाम देते हैं, अपीयरेंट विस्कोसिटी करते हैं। तो आप देखिए टाउ बराबर, इसको भी हम नाम दें म्यू अपीयरेंट, तो क्या एक्सप्रेशन आपका समझ में आया, यहाँ पे म्यू अपीयरेंट इंटू डी यू अपान डी वाई। ये आपका एक्सप्रेशन निकल करके सामने आया, किसके लिए, ये आपका आया पर्टिकुलर किसके लिए, डायलेटेंट के लिए। तो डायलेटेंट में मात्र इतना याद रखिएगा कि आपका जो पूछ दे ये एक्सप्रेशन में बी का मान कितना होता है डायलेटेंट के लिए, तो याद रखिएगा 0 होता है। एन का मान पूछ दे तो एन का मान ग्रेटर देन 1 होता है। फिर आपसे पूछ दे अपीयरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, तो आप ऐसे चेंज करके इसको बता सकते हैं। तो ये हो गया डिफिनीशन डायलेटेंट का। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई डिफिनीशन नहीं है उतना, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल तरीके से ही इसको डिफाइन करते हैं। अब इसका ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन किया जाए, तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फिर ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ वही हम बनाएंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक्स एक्सिस पे डी यू अपान डी वाई, या हम लिख सकते हैं डी थीटा अपान डी टी, और वाई एक्स पे लेंगे किसका मान, टाउ का। तो ये दोनों वैल्यू ले लिए। जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये भी 0 हो गया है, तो जाहिर सी बात है ये भी जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मूल बिंदु। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब देखेंगे तो ये भी y बराबर एम एक्स की तरह हो गया, और y बराबर एम एक्स की तरह हो गया, तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, ओरिजिन से। लेकिन जो n की वैल्यू है वो 1 से अधिक आ गई है, तो हमारा जो ग्राफ जाएगा बेटा वो नीचे से ऐसे कुछ कर्व होता हुआ जाएगा। तो इस तरह मूल बिंदु से स्टार्ट हो सीधे जाए तो न्यूटोनियन हो गया, मूल बिंदु से स्टार्ट हो कर्व गया तो नॉन न्यूटोनियन है। अब नॉन न्यूटोनियन में कौन सा है, इसके बारे में समझने के लिए आपको ग्राफ का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ देखिए, हम स्लोप की बात कर दें तो यहाँ पे जो है स्लोप, यहाँ पे सपोज करिए θ1 है, यहाँ पे स्लोप सपोज करिए θ2 है। तो आप यहाँ देखेंगे क्या, ये जैसे जैसे जा रहे हैं स्लोप बढ़ रहा है, अर्थात θ1 कम है विथ रिस्पेक्ट टू θ2। तो ये क्या है, तो अब बताइए, जैसे जो हमारा यहाँ पे बताए थे न्यूटोनियन के लिए, ध्यान दीजिएगा, न्यूटोनियन के लिए ग्राफ जब खींचे थे तो ये कैसे खींचे थे, स्ट्रेट लाइन। पूछा जाए इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है उस स्लोप को क्या कहेंगे, थीटा को। तो थीटा बराबर ये ग्राफ जो खींचे थे टाउ और डी यू अपान डी वाई के बीच। तो जब टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान जो बेस होगा, तो यहाँ पे टाउ अपान क्या आ जाएगा, डी यू अपान डी वाई। और ग्राफ खींचते समय इसी को हम लोग किसके बराबर लिए थे, म्यू के बराबर। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, तो पूछा जाए न्यूटोनियन फुट में जो ग्राफ मिला है उसकी स्लोप को क्या कहते हैं, तो उसी स्लोप को हम कहते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। उसी प्रकार यहाँ पे डायलेटेंट फ्लूइड में पूछ दिया जाए, ये जो हमारा कर्व मिला हुआ है इस कर्व की स्लोप को क्या कहते हैं, तो नो डाउट आप कह सकते हो अपीरेंट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वो कहानी अलग है यहाँ, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल है, ये अपीरेंट विस्कोसिटी, ये अब मैथमेटिकल आपसे पूछता है। तो पूछ दिया जाए कि ये अपीरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है फॉर डायलेटेंट के लिए।
तो डायलेटेंट फ्लूइड में देखेंगे क्या कि du अपॉन dy के रिस्पेक्ट में या टाउ के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा म्यू अपीरेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ देख लीजिएगा म्यू अपीरेंट का जो मान होता है ये इंक्रीज करता है, ग्राफ से हमको स्पष्ट पता चल रहा है। तो इतने तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले पूछेगा डायलेटेंट के लिए बी का मान, एन का मान, या उल्टा देता है कि वह लिक्विड वह फ्लूइड बताइए जिसके लिए बीटा 0 हो, एन का मान ग्रेटर देन 1 हो। तो आपको जवाब देना है डायलेटेंट है, ठीक है। और फिर पूछ देगा कि डायलेटेंट में जो ग्राफ हमारा मिलता है वो ऊपर से जाता है कि नीचे से जाता है। याद रखिए नीचे से ऐसे कर्व जाएगा, इस तरह ग्राफ आपको याद रखना है। फिर ग्राफ में कुछ पूछ सकता है कि डायलेटेंट के लिए म्यू अपीरेंट का मान कितना होगा, तो म्यू अपीरेंट का मान जैसे जैसे होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता जाता है। तो आई होप डायलेटेंट फ्लूइड का इतना एनालिसिस मैथमेटिकल आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिएगा, बाकी तो हम नोट्स आपको दे देंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि डायलेटेंट फ्लूइड में होता क्या है। तो ये डायलेटेंट फ्लूइड के बारे में आपने देखा। अब लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल के बारे में जिसके बारे में आपसे पूछता है कि कौन कौन से ऐसे फ्लूइड हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, डायलेटेंट या डायलेटेंट के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्विक सैंड, ठीक है, क्विक सैंड। फिर आपको आ जाता है राइस स्टार्च, ठीक है, क्विक सैंड हो गया, राइस स्टार्च हो गया, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है। तो क्विक सैंड, राइस स्टार्च हो गया, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया। आप यहाँ पे हनी रख सकते हैं, बटर हो गया, ठीक है। तो ये तमाम एग्जाम्पल आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं, किसके अंतर्गत, डायलेटेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा हनी को किसके अंतर्गत रखा जाता है, बटर को किसके अंतर्गत रखा जाता है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ शुगर को किसके अंतर्गत रखा जाता है, राइस स्टार्च बताइए कौन सा फ्लूइड होता है। तो याद रखिएगा ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं बाबू, डायलेटेंट की। तो आई होप आपको डायलेटेंट समझ में आ गया होगा। डायलेटेंट क्या है, इसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं इसके जो है आपके अगला फ्लूइड जो है आपका क्या नाम है उसका बाबू, स्यूडोप्लास्टिक। तो सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं स्यूडोप्लास्टिक। चलिए अब स्यूडोप्लास्टिक एनालिसिस सेम उसी तरह करेंगे जैसे अब इसके लिए पूछ दिया जाए फॉर दिस टाइप ऑफ फ्लूइड क्या करेंगे, टाउ बराबर क्या था बेटा, यहाँ लिख देते हैं टाउ बराबर b प्लस ए डी यू अपॉन डी वाई पे पावर n। ये एक्सप्रेशन नॉन न्यूटन के लिए लिए थे। अब यहाँ पर भी इसके लिए b का मान क्या होगा, 0 फॉर दिस फ्लूइड, b 0 होगा, लेकिन n का जो मान होता है वो लेस देन 1 होता है। ये आप याद रखिएगा, जो डायलेटेंट था उसके लिए n का मान ग्रेटर देन 1 था और स्यूडोप्लास्टिक के लिए n का मान क्या होता है, लेस देन 1 होता है। अब इसका एक्सप्रेशन जब पुट करेंगे यानी पर्टिकुलर स्यूडोप्लास्टिक के लिए क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा, तो वो आपका आ जाएगा ये डी यू अपॉन डी वाई पे पावर n। और इसको जब पुट करेंगे अपीरेंट के रूप में तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी यू अपॉन डी वाई पे पावर n-1 इंटू डी यू अपॉन डी वाई। तो यहाँ भी आ गया इसका टाउ बराबर, इस सबको क्या लिख सकते हैं, अपीरेंट विस्कोसिटी, तो इसको लिख सकते हैं म्यू अपीरेंट इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ये हो गया आपका, निकल के सामने आया। यानी कोई पूछ दे स्यूडोप्लास्टिक के लिए n का मान तो लेस देन 1 होगा, b का मान कितना होगा, वो इसके लिए भी 0 होगा, और ये आपका पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आएगा, यही सेम स्यूडोप्लास्टिक के लिए, अंतर n के वैल्यू में है। अब इसका हम लोग ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ गया डी यू अपॉन डी वाई या डी थीटा अपॉन डी टी, और यहाँ आ गया आपको किसकी वैल्यू, टाउ की। तो जब इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं बाबू, तो डायलेटेंट का नीचे से गया था, अब n का मान लेस देन 1 है, तो ग्राफ हमारा यहाँ से जाएगा ऊपर से इस तरह जाएगा। अब जब ग्राफ यहाँ से जा रहा है बेटा, तो आप देखे होंगे कि इसका जो स्लोप का मान है ये थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2 है, यहाँ पे थीटा 3 है। तो यहाँ पे जब देखा जाए तो थीटा 1 अधिक है किसे, थीटा 2 से, या ये अधिक है किसे,
थीटा 3 से। तो यहाँ पर जो स्लोप मिल रहा है अर्थात इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो भी म्यू अपरेंट कहलाएगा, और यहाँ पे जो वो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब आपका स्लोप ग्राफ इस तरह जाए तो इसको कहते हैं स्यूडोप्लास्टिक का। ये किसका है बाबू ग्राफ, आप लोग कर लीजिएगा, ये स्यूडोप्लास्टिक का है। और स्यूडोप्लास्टिक के लिए म्यू अपरेंट का मान जो होता है वो du/dy के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और डायलेटेंट में क्या होता जाता है, वो इंक्रीज होता जाता है। तो ये आपका आ गया स्यूडोप्लास्टिक। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं आप लोग नेक्स्ट, सॉरी इसका अभी पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होता है। एग्जाम्पल इसका हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछता है कि एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे सबसे पहला लिख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल ब्लड, ये ज़्यादा पूछता है। और फिर आप लिख लीजिएगा मिल्क, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप लिख लीजिएगा पेपर पल्प। यही आपका कई बार जो है पूछा हुआ है। पेपर पल्प जो है वो किसका एग्जाम्पल है या किसके अंतर्गत रखा जाता है, स्यूडोप्लास्टिक के अंतर्गत रखा जाता है या डायलेटेंट के अंतर्गत रखा जाता है या बिंगम प्लास्टिक के अंतर्गत रखा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा जो पेपर पल्प होता है ये आपका किसके अंतर्गत रखा जाता है, स्यूडोप्लास्टिक के अंतर्गत रखता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट पढ़ते हैं जो इंडिपेंडेंट के अंतर्गत रखा गया है, उसके बारे में ध्यान दीजिए। तो अगला है आपका बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। अब देखिए बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड या इसी को आइडियल प्लास्टिक भी कहते हैं, ठीक है। तो आइडियल प्लास्टिक कहते हैं। अब इस बिंघम प्लास्टिक का नाम एक और है आइडियल प्लास्टिक। हाँ, एक चीज़ और वहाँ पे बताना भूल गए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बता दे रहे हैं वहीं पे। जैसे डायलेटेंट का एक और नाम क्या है, डायलेटेंट का, और दूसरा जो है स्यूडोप्लास्टिक का, वहीं पे नोट कर लीजिएगा। डायलेटेंट को हम लोग नाम देते हैं शियर थिकेनिंग फ्लूइड। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा ये थिक होता है, शियर थिकेनिंग फ्लूइड भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है शियर थिनिंग फ्लूइड। नाम इसलिए जानना हो सकता है, कभी इसके जब ये नाम दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको शियर थिनिंग फ्लूइड भी कहते हैं। हाँ, तो वहीं पे नोट कर लीजिएगा। डायलेटेंट का एक और नाम क्या है, शियर थिकेनिंग फ्लूइड, और स्यूडोप्लास्टिक का एक और नाम क्या है, शियर थिनिंग फ्लूइड। जैसे बिंघम प्लास्टिक का एक और नाम क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो आई होप ये पीछे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको मिटाते हैं हम लोग, इस पर कंसंट्रेट होते हैं क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, डायलेटेंट ऑफ। अब पूछे बिंघम प्लास्टिक क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है टाउ बराबर BA du/dy, अब पे पावर n। अब पूछा जब बिंघम प्लास्टिक के लिए B का मान कितना होता है, तो आपको बता दें इसके लिए B का मान 0 नहीं होता है, ठीक है, अर्थात B का मान ग्रेटर देन 1 मिलेगा। जैसे अभी आप देखे हैं, या कुछ भी हो सकता है, बी का मान लेकिन 0 नहीं होगा। जैसे बिंघम प्लास्टिक के लिए, अभी डायलेटेंट के लिए आप देखे हैं बी का मान 0 अर्थात ओरिजिन से जा रहा है। अभी आप स्यूडोप्लास्टिक के लिए देखे हैं तो बी का मान 0, वो भी ओरिजिन से जा रहा है। लेकिन जो बिंघम प्लास्टिक होता है इसके लिए बी का मान 0 नहीं होता है, अर्थात ये ओरिजिन से होकर के नहीं जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी अभी हम बता रहे हैं। अब ये हो गया, और एन का जो मान होता है ये 1 होता है। अब एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो जो न्यूटोनियन फ्लूइड था उसमें भी टाउ बराबर म्यू du/dy था, और यदि यहाँ n लिखें तो यहाँ भी n का मान 1 ही होगा। तो n का मान 1 न्यूटोनियन के लिए भी होता है, और n का मान 1 नॉन न्यूटोनियन में बिंघम के लिए भी होता है। लेकिन यहाँ पर बीटा का मान 0, b नहीं है, या b 0 है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे b का मान नॉट इक्वल टू 0 अर्थात b का मान कुछ न कुछ है। अब b का मान कुछ न कुछ है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में ध्यान से समझिए। अब इस b का 0 नहीं है तो इस b को क्या कहते हैं, टाउ y। जब 0 नहीं तो क्या नाम इसको देते हैं, इसको नाम देते हैं यील्ड स्ट्रेस। अब यील्ड स्ट्रेस का मतलब क्या है, इसको एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं तब बताते हैं इसको। अर्थात टाउ बराबर यहाँ आपका मिला टाउ y और प्लस a du/dy, क्योंकि n का मान यहाँ कितना हो गया है 1, और a जो है आपका म्यू के अंतर्गत आ जाएगा।
अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको आ गया y बराबर एम एक्स प्लस सी की तरह। जब y बराबर एम एक्स प्लस सी की तरह आ गया तो जब इसका हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे तो पूछा जाए क्या ये मूल बिंदु से जाएगा, तो नहीं, मूल बिंदु से नहीं जाएगा। जैसे ये डी यू अपॉन डी वाई हो गया, ये या इसको डी थीटा अपॉन डी टी, इसको लग दें टाउ। तो अब बताइए यहाँ पर टाउ आई का मतलब कुछ न कुछ इनिशियल स्ट्रेस है, तो हमारा ये ग्राफ मूल बिंदु से न जाकर कुछ ऊपर से जाएगा यहाँ से, लेकिन एन का मान 1 होने की वजह से यहाँ पे ग्राफ क्या जाएगा, सीधा जाएगा। तो हम ये कह दें कि जो नॉन न्यूटोनियन में बिंघम प्लास्टिक होता है ये एज लाइक बिहेव न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह करता है, अर्थात फ्लूइड इस फ्लूइड का बिहेवियर न्यूटोनियन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ एल्ड स्ट्रेस लगाना पड़ता है, अर्थात ये जो वैल्यू होगा वो टाउ वाई का। अब ये इसका मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जैसे जो मूल बिंदु से जाते हैं उन पे फ्लो जो होता है वो स्वयं होता है। जनरली हम लोग जानते हैं कोई भी फ्लूइड होता है वो उसको हम लोग ऐसे गिराएं तो स्वयं वो फ्लो होने लगता है। जैसे अभी मिल्क किसी बर्तन में है, बर्तन को आप तिरछा करिए वो अपने आप बहने लगेगा, बात समझिएगा। या ब्लड है उसको किसी बर्तन में लिए किसी चीज़ में रखें उसको उल्टा करिए अपने आप गिरने लगेगा, अर्थात उसमें फ्लो मतलब जो है ग्रेविटी के अंतर्गत वो फ्लो होने लगेगा, उसमें हमको इनिशियल कोई स्ट्रेस अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन बिंघम प्लास्टिक एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसको फ्लो कराने के लिए हमको कुछ न कुछ इनिशियल स्ट्रेस देना पड़ता है, ये स्वयं के वेट की वजह से फ्लो नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं टूथपेस्ट का, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे हम लोग ट्यूब में होता है तो ट्यूब को ऐसे वो नीचे जो है कवर खोल करके उसको ऐसे उल्टा करें तो वो आप बाहर नहीं आता है, उसको दबाना पड़ता है। तो जब आप थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रेस देंगे अर्थात जो थोड़ा सा ये टाउ देंगे तो उसके बाद जब ये अपना फ्लो के कंडीशन में आएगा तो अब ये फ्लो हो जाएगा, लेकिन उसको फ्लो कराने के लिए कुछ न कुछ इनिशियल स्ट्रेस चाहिए, वो स्वयं फ्लो नहीं होता है, इसलिए इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसका, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का। इसके लिए n का मान 1 होता है लेकिन b 0 नहीं होता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो ये होता है। तो इसको लिख सकते हैं बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। तो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड आप यहां लिख लीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, आप एग्जाम्पल यहां भी नोट कर लीजिएगा। जैसे टूथपेस्ट हो गया, ड्रिलिंग मड हो गया, ड्रिलिंग मड हो गया, सीवेज स्लज हो गया, ठीक है। ये तमाम एग्जाम्पल हैं आपके किसके, बिंघम प्लास्टिक। तो आई होप बिंघम प्लास्टिक आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों किसके अंतर्गत थे, टाइम इंडिपेंडेंट। अब 2 फ्लूइड बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग चलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देखा, रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड क्या होता है, रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड में किस चीज़ का एनालिसिस करते हैं, उसके अंतर्गत टाइप्स ऑफ फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड में हम दो तरह के फ्लूइड का एनालिसिस सबसे पहले किए थे, कौन कौन से, एक आइडियल फ्लूइड एक रियल फ्लूइड। फिर रियल फ्लूइड में आगे बढ़े हैं तो फिर न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में पढ़ें, उसका क्या एग्जाम्पल होता है। फिर नॉन न्यूटोनियन पढ़ें, नॉन न्यूटोनियन 2 तरह का होता है, एक टाइम इंडिपेंडेंट एक टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट में सबसे पहला बताए थे डायलेटेंट, डायलेटेंट का नाम वहाँ छूट गया था, फिर दोबारा हम मेंशन किए हैं, आप लोग लिखते समय ही लिख लीजिएगा। डायलेटेंट फ्लूइड को ही शियर थिकेनिंग फ्लूइड कहते हैं, शियर थिनिंग नहीं, शियर थिकेनिंग फ्लूइड कहते हैं। और स्यूडोप्लास्टिक दूसरा था जिसको शियर थिनिंग फ्लूइड कहते हैं। फिर आपका आया था बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, बिंघम प्लास्टिक का एक और नाम बताए थे आपको, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, और उसके एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा, ग्राफ द्वारा भी बताएं और अपीरेंट विस्कोसिटी। अब हम लोग चलते हैं अगला, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड में सबसे पहला आपका आता है थिक्सोट्रोपिक। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। अब थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में बताते हैं, इसका भी मैथमेटिकल एनालिसिस आपको बताते हैं क्या होता है। जैसे ये सब टाइम डिपेंडेंट हैं तो जाहिर सी बात टाइम के अनुसार इसकी विस्कोसिटी तो चेंज होती ही होती है, लेकिन उसको हम लोग ध्यान दे करके मैथमेटिकल एनालिसिस इसका करेंगे। तो यहाँ भी टाउ बराबर बी ए डी यू अपॉन डी वाई पे पावर एन, ये है। तो यहाँ पर भी पूछा जाए कि थिक्सोट्रोपिक के लिए बी का मान, तो बी का मान नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है।
तो n का मान पूछा जाए तो n का मान यहाँ हो जाता है आपका लेस देन 1, अर्थात जब लेस देन 1 हो तो ऊपर से जाएगा, जब आपका ग्रेटर देन 1 हो तो नीचे से जाएगा। इसका भी जो ग्राफ होगा ये स्यूडो की तरह होता है, थिक्सोट्रॉपिक। स्यूडो जैसे ऊपर से गया था तो ये भी कहाँ से जाएगा, ऊपर से होकर के जाएगा। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो आएगा क्या, टाउ बराबर यहाँ पे टाउ वाई प्लस ए डी यू अपॉन डी वाई पे पावर n। तो इसको भी जब हम चेंज करेंगे तो टाउ बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी यू अपॉन डी वाई पे पावर n-1 इंटू डी यू अपॉन डी वाई। और फिर आपको मैं बताया हूँ इसको क्या बोलते हैं, अपीरेंट विस्कोसिटी। तो ये आ गया टाउ बराबर टाउ वाई प्लस म्यू अपीरेंट इंटू डी यू अपॉन डी वाई। तो ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे सामने निकल करके आया, किसके लिए, थिक्सोट्रॉपिक के लिए। अब इसका जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसका ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे तो पूछा जाए ग्राफिकल एनालिसिस क्या होगा। तो इसका यहाँ पे लेंगे डी यू अपॉन डी वाई और यहाँ पे लेते हैं हम टाउ का मान। तो अब जब इसका ग्राफ खींचेंगे बाबू तो इसमें भी देखिए कुछ न कुछ एल डिस्टेंस है। तो एल डिस्टेंस वजह से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा या कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा। तो ये टाउ वाई का मान हो गया। अब ये यहाँ पे n का मान यदि 1 होता तो ऐसे सीधे जाता, n का मान लेस देन 1 है तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से कुछ कहाँ जाएगा, ऊपर से जाएगा। अब ऊपर से जाएगा तो पूछा जाए इसका म्यू अपरेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो म्यू अपरेंट जो होता है इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे म्यू अपरेंट ज़्यादा है, फिर म्यू अपरेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जब विस्कोसिटी की बात कर देते हैं, इसके डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर देते हैं तो वो समय के अनुसार क्या होता है, बढ़ता है, वो घटता नहीं है। लेकिन म्यू अपरेंट जब देखते हैं ग्राफ से तो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन जब हम डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करेंगे म्यू, तो ये टाइम के अनुसार पूछा जाए, टाइम के अनुसार क्या प्रभाव पड़ता है, तो टाइम के अनुसार म्यू जो होता है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी टाइम जैसे जैसे आपका बढ़ेगा जो म्यू होता है ये भी आपका बढ़ता जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी। और ग्राफ से द्वारा जब पूछा जाए म्यू अपरेंट क्या होता है तो डी यू अपॉन डी वाई के रिस्पेक्ट में जो म्यू अपरेंट होता है वो डिक्रीज होता है। यानी यहाँ पे म्यू अपरेंट की बात किया जाए जब तो ये ग्राफ के अनुसार डिक्रीज होता है। लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू की बात किया जाए तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसका मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये आप इतना नोट कर लीजिएगा, एन का मान पूछ सकता है, बीटा का मान पूछ सकता है, म्यू पूछ सकता है। जैसे अभी एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अब समय के अनुसार इसकी विस्कोसिटी बढ़ती कैसे जाती है। जैसे हेयर जेल ले लीजिए, जब हेयर जेल को शुरू में आप लेंगे तो देखेंगे उसकी विस्कोसिटी कुछ होगी, यानी विस्कोसिटी बहुत कम होगी। और जैसे जैसे हाथ में रगड़ते जाएंगे या बाल में आप लगाते हैं तो धीरे धीरे समय के अनुसार उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हेयर जेल हो गया, आपका लिपस्टिक जो होता है, ठीक है, ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है, ये भी लिपस्टिक हो गया, हेयर जेल हो गया। या आपका जो है यहीं पे एक एग्जांपल, और आप ये दो एग्जांपल सफिशिएंट है, देख लीजिएगा, ठीक है, लिपस्टिक और हेयर जेल, ये दोनों को अंतर्गत हम रखते हैं किसके अंतर्गत, थिक्सोट्रॉपिक। या एक और आपको लिख देते हैं प्रिंटर इंक, ये कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। प्रिंटर इंक जो होता है ये भी आपका एक बेस्ट एग्जांपल होता है किसका, थिक्सोट्रॉपिक का। तो थिक्सोट्रॉपिक क्या है, उसका म्यू अपरेंट क्या होता है, उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, कैसे वो चेंज होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी कैसे, अपीरेंट विस्कोसिटी, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हमारा लास्ट जो बचा हुआ है आपका जो है एक फ्लूइड जिसका नाम है रियोटैक्टिक, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए लास्ट हमारा जो बचा हुआ है टाइप्स ऑफ फ्लूइड, इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं और इस टॉपिक को ही समाप्त करते हैं। तो अगला जो है बेटा आपका रियोटैक्टिक, रियोटैक्टिक फ्लूइड। अब रियोटैक्टिक फ्लूइड का जो एनालिसिस होता है एकदम बिल्कुल थिक्सोट्रॉपिक की तरह, एन की वैल्यू उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अर्थात फॉर दिस टाइप ऑफ फ्लूइड टाउ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखते हैं टाउ बराबर बी ए डी यू अपॉन डी वाई पे पावर एन। तो इस तरह के फ्लूइड के लिए भी बीटा नॉट इक्वल टू 0, अर्थात बीटा का मान टाउ वाई के बराबर होगा। फिर ए जो है यहाँ पर एन का जो मान होता है बेटा वो ग्रेटर देन 1 होता है। अभी थिक्सोट्रॉपिक के लिए दिए होंगे एन का मान जो होगा वो लेस देन 1 होगा, इसके लिए ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका भी एक्सप्रेशन सेम उसी प्रकार पुट करके डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे टाउ वाई, और इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू अपीरेंट
और यहाँ आ जाएगा du/dy। तो ये मेन एक्सप्रेशन है आपका, ये भी किसका आ जाएगा बाबू, ये रियोपेक्टिक फ्लूइड का। अब रियोपेक्टिक फ्लूइड है तो इसके लिए जब ग्राफ खींचते हैं तो हमारा देखिए क्या मिलता है। तो रियोपेक्टिक फ्लूइड का भी ऊपर से जाएगा, यहाँ से आ जाएगा τy, और ये जो होता है आपका कहाँ से जाएगा बेटा, ये नीचे से जाएगा। और जब नीचे से जाएगा तो स्लोप का मान देखा जाए θ1 और यहाँ स्लोप का मान θ2, तो म्यू अपीरेंट की बात कर दें, ये du/dy हो जाएगा, ये dθ/dt, और यहाँ हो जाएगा आपका टाउ। तो ये म्यू अपीरेंट जो होता है ग्राफ में देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन टाइम के अनुसार पूछा जाए, टाइम के अनुसार इस लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी जो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू होती है वो क्या होती जाती है, वो कम होती जाती है, वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इसी का जस्ट अपोजिट होता है। ग्राफ द्वारा भी समझा सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। और एक बात और आपको बता दें, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे बेंटोनाइट सोल्यूशन, बेंटोनाइट सोल्यूशन, ठीक है, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये आपसे एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे मिट्टी का घोल आप लेंगे तो शुरू में जब मुल्तानी मिट्टी घोरेंगे तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, अर्थात वो जो है, और जैसे जैसे उसमें आप मिलाते जाएंगे जो है उसको छोड़ देंगे या पानी में कुछ समय तक उसको छोड़ दीजिए तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, अर्थात इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, वो घट जाती है टाइम के अनुसार। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या है, समझ में आया होगा। फिर एक बार हम मेंशन करते हैं आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका पढ़ने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो सही हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आता है आपका नॉन न्यूटोनियन में, कभी कभी एग्जाम्पल पूछ देता है, उस फार्मूला जो टाउ बराबर b du/dy में उसमें पूछ देगा म्यू अपीरेंट क्या होता है, किस ग्राफ के लिए बढ़ता है, किस ग्राफ के लिए घटता है, और जो स्लोप होता है उसे क्या कहते हैं, n का मान किसके लिए कितना होता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है आप लोग की क्लियर हो गई होंगी। अब कल हम आपका जो है न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल से संबंधित वीडियो लेकर के आएंगे। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कुछ बच्चे कर रहे थे लाइव पढ़ाने के लिए, लाइव पढ़ाने का बिल्कुल मैं प्रयास कर रहा हूँ, और जल्द से जल्द जो है मैं आपके सामने लाइव क्लासेस लेके आऊँगा। और कब करना है लाइव क्लास, एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी जहाँ तक कोर्स की बात है, मैं सकुशल आपको पूरा कोर्स कंप्लीट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और SSC JEE हुआ, आपका UPT+C JEE हुआ, जो भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड फ्लूइड मैकेनिक्स से संबंधित आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। हम भरसक प्रयास करेंगे आपका ये पूरा सीरीज कंप्लीट करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के न्यूमेरिकल के सीरीज के साथ। इस आई होप आप लोग सकुशल होंगे। ठीक है, चलते हैं, बाय।